नमस्कार। आज है 15 जनवरी और आज हम बात करेंगे 15 जनवरी की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी की। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईरोनेट क्या है, साझा शक्ति अभ्यास के बारे में, सोलर पावर्ड एटीएम वैन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में, बुक कैफे क्या है और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या है। इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अनिवासी भारतीय मतदाता सत्यापन ईरोनेट के बारे में। तो दोस्तों ईरोनेट क्या है? ईरोनेट की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क। यानी जो ईरोनेट है इलेक्ट्रोल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क है, जो केरल ने अनिवासी भारतीय मतदाताओं के लिए एक नई सत्यापन प्रक्रिया लॉन्च की है। मतलब दोस्तों जो भारतीय है, अनिवासी भारतीय का मतलब जो विदेशों में रहते हैं तो भारतीय, लेकिन जो विदेश में रहते हैं उन मतदाताओं के लिए एक एसआईआर की तर्ज पर, जो अभी एसआईआर हुई थी उसी की तर्ज पर है जो ईरोनेट प्रक्रिया को लॉन्च किया है, जिसे इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क नाम दिया गया है। इससे जो मतदाता है उनका नाम पहचान पत्र में आसानी से जुड़ जाएगा और सत्यापन हो पाएगा, और इससे चुनावी प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी और सुलभ होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको पता ही होगा केरल के अंदर है जो हाल ही में केरल के वायनाड में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, और आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पे याद रखना है कि इरोनेट जो प्रक्रिया है वो कहाँ लॉन्च की गई है। तो ये केरल के अंदर लॉन्च की गई है, और केरल का मैंने हाल ही में बताया कि केरल के वायनाड में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और जर्मनी के मध्य दोस्तों कुछ समझौते हुए हैं। उन समझौते में सबसे महत्वपूर्ण है, भारत ने जर्मनी के साथ डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और भी मजबूत होंगे। इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है? तो इसका आपको आंसर याद रखना है, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय सेनाओं का साझा शक्ति अभ्यास। दोस्तों भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है उसने महाराष्ट्र में आपदा प्रक्रिया क्षमता को बढ़ाने हेतु साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया। दोस्तों जैसे जैसे विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियां होती हैं, आपातकालीन स्थितियों में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, इन सभी से निपटने के लिए, बेहतर समन्वय के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए है जो भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है उसने ऑपरेशन साझा शक्ति महाराष्ट्र के अंदर अभ्यास किया है। सॉरी, उन्होंने जो अभ्यास है साझा शक्ति अभ्यास किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ अपार आईडी में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। जो भारत का छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपार आईडी, आपको पता ही होगा अपार आईडी, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जिस प्रकार से व्यक्तियों का आधार कार्ड बनता है, उनकी एक यूनिक आईडी होती है, उसी तरह विद्यार्थी हैं जो, उनके लिए है जो अपार आईडी बनाई गई है दोस्तों। ये अपार आईडी एक यूनिक आईडी होती है जो आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर काम में ली जाती है, और ये विद्यार्थी के लिए एक ही अपार आईडी बनाई जाती है। जिस प्रकार आधार होता है विद्यार्थी व्यक्तियों का, उसी प्रकार विद्यार्थियों की एक अपार आईडी बनाई गई है एकेडमिक रजिस्टर अकाउंट के लिए। यानी जो उनका परफॉर्मेंस है वो इस अपार आईडी के आधार पे पूरे भारत में कहीं भी देखा जा सकता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने, एक मिनट दोस्तों, ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ ने अपार आईडी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिससे दोस्तों ये राज्य है अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बन गया है, तो डिजिटल पहचान प्रणाली को सरल बनाता है। ये तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात है। इसके अलावा आपको दोस्तों याद रखना है, हाल ही में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के में आपके लिए एक क्वेश्चन ही है, आपको जिसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जो जिला है वो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है छत्तीसगढ़ का?
और इसके अलावा दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत सरकार का जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान है वो कब पूरा होगा? दोस्तों, बाल विवाह मुक्त अभियान है वो भारत सरकार का, वो किस उसका लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। 2030, 2032, 2035 और 2028। दोस्तों, इन इसमें से आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमने हाल ही में इस चीज को कवर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन शुरू की गई है दोस्तों। ये शुरू किसने की है दोस्तों? ये शुरू की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। जो त्रिपुरा राज्य है, वहाँ का ग्रामीण बैंक है, जिसे त्रिपुरा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है। और जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है उसने सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाना। दोस्तों, ये और कुछ नहीं है, एक प्रकार का एटीएम ही है। इसे एक गाड़ी के अंदर फिट कर दिया गया है, और ये गाड़ी का जो एटीएम है ये सोलर पावर से संचालित होता है, और ये गाड़ी भी सोलर पावर से ही संचालित होती है। इसलिए इसे भारत का पहला सोलर पावर एटीएम वैन नाम दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आप नेक्स्ट चलते हैं हम। राष्ट्रमंडल सम्मेलन की चर्चा हो रही है दोस्तों। अब ये राष्ट्रमंडल सम्मेलन क्या है? तो दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की अध्यक्षता ओम बिरला जी ने की। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने राष्ट्रमंडल जो सम्मेलन है उसके जो सदस्य थे, उनके जो या अध्यक्ष थे या जो पीठासीन अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता किसने किया? ओम बिरला साहब ने। तो दोस्तों, जो विभिन्न देशों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब दोस्तों, ये राष्ट्रमंडल खेल क्या है? तो दोस्तों, जहाँ पे अंग्रेजों का राज होता था, अंग्रेजों का जहां जहां राज था, जब अंग्रेजों ने अपना राज वहां से छोड़कर गए, तब सभी उन जिन जिन देशों में राज था वहां पे उनको मिलाकर एक राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई दोस्तों। ये एक देशों का समूह ही है जिसे राष्ट्रमंडल नाम दिया गया है। और ये क्या करते हैं दोस्तों? ये विभिन्न प्रकार के जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करते हैं। राष्ट्रमंडल के स्तर पे सैन्य और सांस्कृतिक और आर्थिक बैठकों का आयोजन करते हैं, और रणनीतिक महत्व के ऊपर ये चर्चा करते हैं। इसलिए इन सभी देशों को मिलाकर, जहाँ पे अंग्रेजों का राज था जिस जिस देश में, उन सभी को एक एकत्रित करके एक राष्ट्र जो संस्था बनाई गई है जिसे राष्ट्रमंडल नाम दिया गया है। इनके जो खेल भी होते हैं, इनकी जो प्रशासनिक और राजनयिक बैठकें भी होती हैं। तो हाल ही में ये कौन सी हुई है? ये जो राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता, उन पीठासीन अधिकारियों की ये बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी ने की, और ये बैठक नई दिल्ली के अंदर की गई है। और ये 28वां राष्ट्रमंडल सम्मेलन था। इतनी चीजें हैं जो आपको राष्ट्रमंडल सम्मेलन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ना है, और ये 2-3 बार इसको रिवीजन करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट ये इसलिए है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया गया है। तो कोई बात नहीं, इंडेक्स तो बहुत जारी होते हैं, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो भी जारी होता है, प्रेस सूचकांक भी जारी होता है, एचडीआई खुशहाली सूचकांक, ये सभी भी जारी होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण है दोस्तों, अब महत्वपूर्ण क्या है? ये दोस्तों भारत का प्रथम विश्व स्तरीय सूचकांक है। मतलब ये जारी किसने किया है? इसको जारी किसने किया दोस्तों? इसको भारत ने जारी किया है। अब भारत ने जारी किया तो भारत की किन किन संस्थाओं ने जारी किया है? तो दोस्तों, जो भारत की जो जेएनयू, आईआईएम मुंबई और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसको विकसित किया गया है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को? नहीं दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल इन संस्थाओं ने मिलकर WFI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बनाया है दोस्तों। और इस फाउंडेशन ने रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स जारी किया जाएगा, अभी हुआ नहीं है दोस्तों, ये जारी किया जाएगा। अब दोस्तों, ये विश्व स्तर का भारत का पहला सूचकांक है। जैसे विश्व के अलग अलग प्रकार के सूचकांक आते हैं, खुशहाली सूचकांक,
प्रेस सूचकांक, पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक, उसी प्रकार ये अन्य देशों के द्वारा जारी किए जाते हैं, परंतु भारत है जो अन्य देशों के लिए जारी करेगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है इसका आधार क्या है। जैसे एनले पासपोर्ट सूचकांक आता है तो उसमें पासपोर्ट को, एक जो किसी देश का पासपोर्ट है उसे आप कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं उस वो आधार होता है। प्रेस सूचकांक में जो मीडिया उसको कितनी स्वतंत्रता है, जो उस प्रकार से उसका आधार लिया जाता है। इसलिए किसी सूचकांक का आर्थिक आधार होता है, किसी सूचकांक का जो सैन्य आधार होता है। इसी प्रकार इस भारतीय जो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स है, इसका आधार क्या है दोस्तों, इसका उत्तरदायी शासन, यानी जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इसको ये आधार बनाकर ये इंडेक्स जारी किया गया है। दोस्तों हर इंडेक्स के अलग अलग आयाम होते हैं, यानी कि उस इंडेक्स के अंदर किन किन चीजों को आधार पर वो इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी किन किन विषय वस्तुओं को ध्यान में रख के उस इंडेक्स का निर्माण किया जाता है। दोस्तों इसके तीन आयाम है। कितने आयाम है दोस्तों, इस इंडेक्स के तीन आयाम है जो WFI वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने लिए हैं। अब तीन आधार कौन कौन से लिए हैं दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले लिया है आंतरिक उत्तरदायित्व का आधार। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें गरिमा, न्याय, नागरिक कल्याण, इन सभी का जो है स्तर देखा जाएगा। इनका स्तर देखा जाएगा कि इनमें गरिमा कितनी है वहां के लोगों में, शासन में न्याय कैसा है, नागरिक के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा आधार, ये तो हो गया फर्स्ट आधार। दूसरा आधार क्या लिया गया है, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व है, यानी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं जलवायु कार्रवाई का मूल्यांकन किया जाएगा इस आधार में। और जो तीसरा आधार है, तीसरा आयाम है, यह है बाह्य उत्तरदायित्व है। बाह्य उत्तरदायित्व के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा, शांति, बहुपक्षीय सहयोग, वैश्विक स्थिरता का मापन है जो इस इंडेक्स के अंदर इन तीन आयामों के आधार पर जारी किया जाएगा। ये था दोस्तों अपना भारत का रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, जो WFI के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाएगा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन किसने बनाया है, तो जो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, IIM मुंबई है और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो दोस्तों इतनी चीजों को आपको रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में याद रखना, और आने वाले एग्जाम में बहुत ही 100% संभावना है यहाँ से पर्सन बनने की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब राजस्थान की। अब ये तो था अपना नेशनल करंट अफेयर, अभी हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर की। इसलिए सबसे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसके ऑप्शन है जैसलमेर, कोटा, जोधपुर और जयपुर। इनमें से जो दोस्तों जो राइट आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और इस प्रश्न को हमने कल के वीडियो में कवर किया था, इसलिए आपका ये रिवीजन भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब राजस्थान करंट अफेयर में। दोस्तों राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है। किसे घोषित किया गया है दोस्तों, वामनवास कांकड़ को है जो राजस्थान की जैविक पहली जैविक ग्राम पंचायत घोषित की गई है। दोस्तों ये वामनवास कांकड़ ग्राम पंचायत किस जिले के अंदर आती है, तो दोस्तों ये कोटपूतली बहरोड के अंदर आती है। कोटपूतली बहरोड के अंदर है जो आती है। ये चीज है जो आपको दोस्तों राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत के बारे में ध्यान रखना है। इस ये जो दोस्तों ग्रामीण जो पहली जैविक ग्राम पंचायत कहती है, जैविक यानी जहाँ प्राकृतिक रूप से हर चीजों को अपनाया जाए, प्राकृतिक खेती की जाए, प्राकृतिक जो संसाधन है उनका उपयोग किया जाए, इन सभी को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता है उसे जैविक के नाम दिया जाता है। इसलिए राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत है जो बामनवास कांकड़ कोटपुतली बहरोड जिले की बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अनोखा बुक कैफे क्या है दोस्तों। दोस्तों जो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने एक बुक कैफे स्थापित किया। बुक कैफे मतलब जैसे अपना टी कैफे होता है जहाँ पे लोग बैठ के चाय पीते हैं, कॉफी कैफे होते हैं जहाँ कॉफी पी जाती है। इसके अलावा जो दोस्तों जो जैसे पिज्जा हट हो गया वहां पे पिज्जा मिलता है, उसी प्रकार से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने बुक कैफे स्थापित किया है जहाँ पे केवल और केवल पढ़ाई भी होगी और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए दोस्तों मोहनलाल
आपको याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बुक कैफे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान के 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों राजस्थान में। किसके लिए बनाए जाएंगे दोस्तों? दोस्तों जो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना चल रही है, उसके तहत राजस्थान में 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो स्थानीय उद्योगों को सहयोग प्रदान करेंगे और उत्पादन क्षमता का में वृद्धि करेंगे। अब दोस्तों, तो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना क्या है? दोस्तों, एकीकृत एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है कि जैसे कोई क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है और ये किसी एक विशेष जो उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम बात करें तो ये जैसे हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, कोई उद्योग है हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहाँ पे हस्तकला से संबंधित जितने भी रॉ मटेरियल होगा और जो उनका निर्माण किया हुआ जो सामान होगा, जिस प्रकार जैसे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल से जो हस्तशिल्प बनाया जाएगा, उसको निर्यात करने के लिए जो एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, जिसके द्वारा जो श्रमिक और कारीगर होंगे, उनको अपना जो सामान बेचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाके रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। उनको सीधा डायरेक्ट आके ये जो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत जो फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जैसे यहाँ पे ये फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है, जो श्रमिक आएंगे, जो निर्माण करने वाले आएंगे, वो यहाँ पे आके अपना सामान बेचेंगे और वापस ले जाएंगे, और यहाँ से जो सामान है जो विदेशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये था दोस्तों राजस्थान के 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर। अब दोस्तों, आज की वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित इतना ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट पर्सन की। दोस्तों, आज का आपके सामने लास्ट पर्सन है, ब्रिक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। इसके ऑप्शन है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और रूस। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, कल एक क्वेश्चन जो ब्रिक्स के बारे में बता रहा था, तो जो प्रेसिडेंट बता रहा था दोस्तों, जो तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।